कक्षा 10th के विद्यार्थियों सुप्रभात। कल हमने चैप्टर नंबर 9 प्रकाश स्टार्ट किया था। प्रकाश की प्रकृति आपको बताई थी कि द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कणीय रूप में और तरंग रूप में, दोनों रूपों में गति करता है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। सिंपल दर्पण जो साधारण दर्पण होता है, जिसको समतल दर्पण कहते हैं, वो तो हम घरों में रोजाना देखते हैं, सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो। ये समतल दर्पण है जिसमें प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? कुछ भी नहीं है, जैसे एक गोला है कांच का, उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया आपने और एक साइड पॉलिश कर दी तो गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात गोलीय दर्पण, जैसे मेन रूप से गोलीय दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं। पहले आप इसको समझो इस चित्र के द्वारा। इसमें तो हमने पॉलिश, देखो इसके दो भाग हैं, एक तो धंसा हुआ भाग है और एक ये उभरा हुआ भाग है। उभरे हुए भाग पर जब हमने पॉलिश कर दी तो धंसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा, अर्थात प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई। अब जरा सेकंड स्थिति पर देखते हैं, विचार करते हैं। इसमें हमने क्या किया, जो धंसा हुआ हिस्सा है उस पर पॉलिश कर दी तो उभरे हुए हिस्से से परावर्तन होगा इस तरह से। है दोनों एक जैसे ही, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धंसा हुआ, और इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभार है उसमें। लेकिन एक चीज इनके अंदर कॉमन है, क्या? कि इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो वक्रित है। जैसे मैथ के अंदर आप दो प्रकार की रेखाएं पढ़ते हो, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो सरल रेखा तो कैसी होती है? बिल्कुल सीधी रेखा। और वक्र रेखा कैसी होती है? ऐसे घुमावदार, कर्व टाइप में। तो इनका जो परावर्तक पृष्ठ है ये भी वक्रित है और इसका परावर्तक पृष्ठ भी वक्रित है। ऐसे दर्पणों को कहा जाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की यही परिभाषा हुई, वह युक्ति जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित। वक्रित की जगह गोलीय भी कह सकते हो, क्योंकि ये गोले से प्राप्त होते हैं। अगर आप इनको आगे बढ़ाते जाओ ऐसे डॉटेड लाइन से तो एक गोला ही प्राप्त होगा इससे, अर्थात ये गोले का हिस्सा है। तो गोले से प्राप्त किया गया, इसलिए इनका नाम रखा गया गोलीय दर्पण। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित या गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब उभार और धंसा हुआ, इस आधार पर इनको दो भागों में हम इनको वर्गीकृत करते हैं। पहला, जैसे इस स्थिति पर हम देखें, यहां पर परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। जैसा आप चम्मच है, घर में यूज करते हो चम्मच, तो चम्मच के भी दो हिस्से हो रहे हैं, एक तो बाहर की तरफ उभरा हुआ और एक अंदर की तरफ धंसा हुआ। जैसे राबड़ी खाते होगे ना चम्मच से, तो जिसमें राबड़ी भरी जाती है वो तो धंसा हुआ हिस्सा हो गया, वो तो एक तरह से अवतल हो गया। और नीचे का हिस्सा ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? उभरा हुआ। तो उभरे हुए हिस्से को कहते हैं उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। तो यहां पर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ, ऐसा दर्पण तो कहलाता है अवतल। अवतल दर्पण। तो ये तो अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ। और ये जो सेकंड स्थिति है, इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ। तो जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो मुख्य रूप से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण, गोलीय दर्पण की परिभाषा ये रही, वह युक्ति जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? वक्रित।
ऐसे दर्पण को या ऐसी युक्ति को या ऐसे उपकरण को कहते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो अंदर की तरफ, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, ऐसे दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। अब इन दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी है ताकि आगे हम किरण चित्र बनाएंगे। तो ये परिभाषाएं मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषा है? नंबर 1 ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसलिए इसका संकेत होता है P। दूसरा वक्रता केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, तो इसका संकेत होता है C। तीसरा मुख्य अक्ष, इसका कोई संकेत नहीं होता, ये रेखा है एक, और इसकी कोई निश्चित लंबाई भी नहीं होती, अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको अपन किसी अक्षर से डिनोट नहीं करते, सिर्फ मुख्य अक्ष लिखेंगे। नंबर 4 मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को दर्शाया जाता है कैपिटल F से, फोकल पॉइंट। नंबर 5 फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम कहते हैं स्मॉल f से दर्शाते हैं इसको, फोकल डिस्टेंस f ही होगा, तो इसका कैपिटल F, इसका स्मॉल f। और लास्ट और नंबर 6 द्वारक। इस तरह से 6 परिभाषाएं हैं दर्पण से संबंधित, इनको अब हम समझने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1 ध्रुव, किससे दर्शाते हैं इसको? P से। अब जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धंसा हुआ। इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया यहां से लेकर के यहां तक, और इसका मध्य बिंदु जैसे यहां पर है, तो इस मध्य बिंदु को कहते हैं क्या? ध्रुव। अर्थात परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, क्या कहलाता है? ध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। ओके, तो ये ध्रुव की परिभाषा होगी। सेकंड, वक्रता केंद्र। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे एक दर्पण लिया, किसका टुकड़ा है ये? इसको यदि आगे हम इसी दिशा में बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो क्या बन जाएगा? एक गोला। गोला और वृत्त जब होता है तो उसका केंद्र भी होगा। इस गोले का केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी खोज कर ली थी? P की। तो ये तो P हो गया, और ये गोला हो गया। गोले का केंद्र है मान लीजिए C, तो इस C को कहा जाता है क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। क्या परिभाषा हुई? गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना
जा सकता है इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र यानी कि C कहते हैं। इस तरह से आपको वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। किसी भी गोलीय दर्पण को क्या माना जा सकता है? गोले का केंद्र। गोले का केंद्र जब होगा तो वो गोले का केंद्र ही कहलाता है वक्रता केंद्र। तो ये होगी आपकी सेकंड परिभाषा वक्रता केंद्र। अब है मुख्य अक्ष। इनको ध्यान से देखना है। अब हम आगे चल रहे हैं, तीसरी परिभाषा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तीसरी परिभाषा मुख्य अक्ष ये दर्पण है। दर्पण का मध्य बिंदु P और अभी हमने खोज करी C और P को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा होगी इस रेखा को कहा जाएगा क्या? मुख्य अक्ष। अर्थात क्या परिभाषा हुई? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसको कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ा सकते हो इधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तभी इसको किसी विशेष अंग्रेजी के किसी अक्षर से अपन शो नहीं करते, क्योंकि इसकी निश्चित लंबाई नहीं है, किधर भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे उत्तल दर्पण है तो उसमें हम इधर लेंगे तो इधर भी बढ़ाया जा सकता है, लेफ्ट और राइट कितना भी बढ़ा सकते हो, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इससे जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी दर्पण पर तो उसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी, ऐसे आई टकराई ऐसे लौट जाएगी। यह आगे नियम पढ़ने वाले हैं हम, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या परिभाषा हुई? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। नंबर 4 मुख्य फोकस। ये दर्पण, ये इसका P और ये C और ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य फोकस क्या होता है? जब भी हम इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या आती है? समांतर। ये समांतर है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहां से परावर्तित हो जाएगी क्योंकि इधर पॉलिश हुई है। परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरेगी, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से, उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, सारी चीजें आनी चाहिए, केवल इतना मत बोल देना कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, बिंदु तो बहुत सारे हैं, यहां से लेके यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बहुत सारे बिंदु से गुजर रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कहां पर स्थित होना चाहिए? मुख्य अक्ष पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा होती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, काफी बार पूछी गई है। कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसमें एक कंडीशन दी है कि समांतर होनी चाहिए किसके, मुख्य अक्ष के। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु होना चाहिए कहां पर, मुख्य अक्ष पर स्थित। तो उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। ठीक है, इस तरह से ये परिभाषा हो गई। परिभाषा नंबर 4, मुख्य फोकस। पांचवी परिभाषा जो फोकस दूरी है वो इससे संबंधित है। फोकस दूरी क्या होती है, जैसे ये पी है और ये मुख्य फोकस एफ है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, इसको ही कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की क्या परिभाषा हुई, फोकस दूरी की परिभाषा हुई दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस। स्मॉल एफ से इसको दर्शाया जाता है। लास्ट और अंतिम परिभाषा गोलीय दर्पण की द्वारक। द्वारक शब्द बना है द्वार, द्वार मतलब गेट, दरवाजा। ठीक है, जैसे किसी कमरे के अंदर या किसी मकान के अंदर एंटर होने के लिए हमें गेट से गुजरना पड़ता है, तो गेट की एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतनी ऊंचाई है इसकी, इतना बड़ा आदमी इसमें जा सकता है सीधा चल करके। तो उसी तरह से दर्पण की भी एक कैपेसिटी होती है कि उसमें जितनी भी किरणें आएगी तो वो किरणें किससे टकरानी चाहिए, दर्पण से। तो उस दर्पण की जो कैपेसिटी होती है, उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसी को कहा जाता है द्वारक। जैसे ये एक दर्पण है, अब इसमें कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहां से जाएगी तो वो तो सीधी बाहर निकल जाएगी दर्पण से, कोई लेना देना नहीं है उसका, दर्पण से टकराएगी नहीं। दर्पण से कोई भी प्रकाश की किरणें कब टकराएगी, जब वो इस रेंज में आएगी, यहां से लेकर के यहां तक, इस रेंज में जब प्रकाश की किरणें आएगी तो वो सभी किससे टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। तो ये जो ये आगे सीमा हो गई इसकी, एक रेंज हो गई, इस रेंज को कहा जाता है द्वारक। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास को कहते हैं द्वारक। किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। इस तरह से दर्पण से संबंधित ये 6 परिभाषा हमने अभी कर ली। ठीक है, आगे जो अगला टॉपिक है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।